नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल तीर तर्कश। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूं लेकर हफ्ता वसूल, जिसमें आप देखेंगे सुनेंगे देश, दुनिया, राज्य और साथ ही साथ खेलों के साथ साथ लोकल वोकल में स्थानीय खबरनामा। तो हफ्ता वसूल के इस पहले सेगमेंट में मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने दुनिया की सबसे बड़ी वो घटना जिसने कि अब तक दुनिया की सांसें गले में अटकाई हुई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ईरान और अमेरिका के बीच पिछले 108 दिन से चल रहे संघर्ष की, जिसमें 60 दिन आमने सामने के युद्ध के रहे। उसके बाद युद्ध विराम लागू हुआ, युद्ध विराम टूटा भी। कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में घोषणा की कि बस समझौता होने ही वाला है, और फिर अचानक उन्होंने ही ईरान पर हमला भी कर दिया। लेकिन फाइनली उन्होंने सोशल ट्रूथ पर यह घोषणा कर ही दी कि ईरान और अमेरिका के बीच डील फाइनल हो गई है। 14 बिंदुओं की इस डील के अनुसार हम कह सकते हैं कि ईरान और अमेरिका दोनों में से किसी का भी पलड़ा भारी नहीं रहा, न कोई जीता न कोई हारा। 19 जून 2026 को शुक्रवार के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस, ईरानी संसद के अध्यक्ष कालिबाफ और वहां के विदेश मंत्री अरागची इस डील पर साइन करेंगे। यानी कि दोनों ही देशों के सर्वोच्च नेता इस डील पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए संशय के थोड़े से बादल अभी दिखाई दे रहे हैं। 14 बिंदुओं की इस डील में ईरान ने जो चाहा था उसे करीब करीब मिल गया है। अमेरिका उस पर दोबारा हमला नहीं करेगा, उसकी संवर्धित यूरेनियम की शर्तें मान लेगा, लेबनान का युद्ध भी रोक दिया जाएगा, उसे लगभग 300 अरब डॉलर का युद्ध का मुआवजा दिया जाएगा, और साथ ही साथ उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का, आंतरिक राजनीति का सम्मान किया जाएगा। इस तरीके की कई शर्तें ईरान सुनने में आया है कि मनवाने में कामयाब रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका में इसे अपनी बड़ी जीत बता करके प्रचारित कर रहे हैं, तो ईरान भी चेतावनी के साथ अपने उसी अड़ियल रुख के साथ कह रहा है यदि समझौते का उल्लंघन रहा तो एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस शांति समझौते में जो सबसे अलग थलग पड़ गए हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप के सबसे नज़दीकी दोस्त कहे जाने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। उनसे न इस मामले में पूछा गया, न उसे इस डील में शामिल किया गया, तो उन्होंने भी बदले में कहा कि हम अमेरिका के उपनिवेश नहीं हैं, हम अपने हितों के अनुसार कार्य करते रहेंगे, हिजबुल्ला और हमास पर भी हमारे हमले जारी रहेंगे। तो अब तो भगवान ही जाने कि इस डील का होगा क्या। खैर, दुनिया कर रही है इंतजार 19 जून का, और साथ ही साथ सब राह देख रहे हैं हारमुज जल डमरू मध्य के खुलने की, जिससे कि दुनिया भर में तेल की सप्लाई का छाया हुआ संकट, गैस की सप्लाई का छाया हुआ संकट दूर हो सके। हाल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है कि तैयार हो चुका है, बस उस पर साइन होने बाकी हैं। दूसरी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबर के बारे में यदि हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री G20 के सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं। वहां से वो फ्रांस की यात्रा करेंगे और फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ उनकी लंबी डील होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि राफेल के बारे में भी इसमें एक महत्वपूर्ण डील शामिल है। हफ्ता वसूल के इस दूसरे भाग में आइए लौट कर आते हैं अपने देश हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान की राजनीति पर डालते हैं एक निगाह। हिंदुस्तान की राजनीति में इन दिनों उठा पटक का दौर बड़े जोर शोर से चल रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई वह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा खेला तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ हो गया है। ममता बनर्जी के 20 सांसद, कहा जा रहा है कि 20 सांसद, ये संख्या अभी पूरी तरीके से निश्चित नहीं हो पाई है, 20 में 22 भी हो सकते हैं, ये सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए हैं।
और मज़े की बात, उन्होंने जिस पार्टी को शामिल होने के लिए चुना है उसका नाम है NCPI, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। ये त्रिपुरा का एक चुनाव आयोग में पंजीकृत छोटा सा दल है जिसका न कोई सांसद है न कोई विधायक है। पिछले चुनावों में इन्होंने 9 सीटों से चुनाव लड़े थे और इन 9 सीटों में से इसके विधायकों को कुल मिलाकर 822 वोट मिले थे। तो ऐसे में ये सांसद उस पार्टी में शामिल हुए हैं। इस बात पर भी अभी भी घमासान जारी है कि तृणमूल कांग्रेस के ऊपर ममता बनर्जी की पकड़ बनी रहेगी या बाकी लोग भी उनका साथ छोड़ जाएंगे। जिस तरीके से उनके विधायकों में से 58 विधायक चले गए हैं, कहा यह जा रहा है कि ये सब खेल खेल रहे हैं पर्दे के पीछे से भाजपा के रणनीतिकार। और अगली निगाह उनकी है उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी के ऊपर। ऑपरेशन टाइगर के नाम से गोपनीय रूप से चलाया जा रहा मिशन आखिरकार उजागर हो ही गया और जैसे ही उद्धव ठाकरे को इस मिशन के बारे में पता चला, उन्होंने अपने सांसदों को तुरंत ही नोट लिया। लेकिन उनकी आशंका सही निकली और 9 में से केवल 4 सांसद ही वहां पहुंचे। 5 ने कोई ना कोई कारण बता करके पल्ला झाड़ लिया। हालांकि फिलहाल उस पार्टी के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन राजनीतिक समीक्षकों का कहना है ठीक वहां कुछ भी नहीं है। और इस पूरे खेल का एक साफ साफ उद्देश्य जो राजनीतिक समीक्षक देख रहे हैं वो ये है कि एनडीए किसी भी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेना चाहता है। यदि हम बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों की, तो 543 सदस्यों में से 540 इस समय प्रभाव में हैं और उस हिसाब से एनडीए को चाहिए 360 सदस्यों का बहुमत। यदि ये 20-22 सांसद जो कि ममता बनर्जी से तोड़े गए हैं वे एनडीए में शामिल हो गए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है 9 सांसद उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी की है, उन पर भी निगाह लगी हुई है। इससे पहले शरद पवार की पार्टी का भी बंटाधार मिलकर के कर दिया गया था। लेकिन अभी भी स्थिति है कि सारा गणित मिलाकर सारे जोड़ तोड़ के बावजूद भी ये संख्या किसी भी तरीके से 345 से ऊपर नहीं पहुंच पा रही है। तो भाजपा अपनी पूरी जोड़ तोड़ के साथ लगी हुई है। ये खेल हम राज्यसभा के चुनाव में भी देख चुके हैं कि किस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन निरस्त करके 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो गई। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुमत के साथ 2/3 बहुमत के आंकड़े की छटपटाहट खास तौर पर इसलिए है जिससे कि अटका पड़ा महिला आरक्षण का बिल भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से एनडीए के लोग मिलकर पास करवा लें और फिर 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों में और उससे पहले 2027 के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसे भुनाकर एक बार फिर से सत्ता में लौटा जा सके। राजनीति है साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। राजनीति में सब संभव है। जी हाँ, राजनीति में सब संभव है। ये हम राम मंदिर न्यास में भी देख रहे हैं। रामचंद्र जी के लिए दिए गए दान में से ही चोरी के समाचार सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से आरोप लगाए, पहले उनको नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई, चंपत राय से बयान दिलवा दिए गए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आखिरकार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग आगे आ गए और कुल मिलाकर अब बात यह है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जबकि इससे पहले कहा जा रहा था कि ये मामला सरकार का नहीं, ये तो मंदिर के प्रशासन का मामला है, इसे उसे ही निपटाना है। फिलहाल कई बड़े राम भक्तों पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो कोई ऑटो चला रहा था या फिर दरियां बिछा रहा था वह अचानक ही फार्म हाउस का मालिक कैसे बन गया, करोड़ों रुपए का मकान उसने कहां से ले लिया, किस प्रकार से ब्याज पर पैसे देने का काम शुरू कर दिया गया। यहां मैं नाम किसी का तब तक नहीं लूंगा जब तक ये बातें बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाती हैं, क्योंकि मेरा मानना है किसी का भी मीडिया ट्रायल तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसके ऊपर आरोप सिद्ध न हो जाए।
तो राम जी भी देख रहे होंगे ये लीला, और ये लीला राम की लीला नहीं है, बल्कि राम जी के नाम पर की जाने वाली लीला है, पैसे को खाने की लीला। राजनीति में ही एक और खबर लेते हैं। पिछले दिनों जिस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ और आभासी मंचों पर, सोशल मीडिया के मंचों पर उसके धनाधन सदस्य बने, लगभग 3 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंचने की बात की गई, तो ऐसी बातें कही जाने लगी कि कहीं भारत में भी जनरेशन जी जैसा आंदोलन जैसा नेपाल में या बांग्लादेश में हुआ था, उसके लिए जमीन तैयार की जा रही है। लेकिन जल्द ही जब दिल्ली में इस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया तो इसकी हवा निकलती हुई नजर आई, और अब इस पार्टी के कर्ता धर्ता अभिजीत दीपके देश भर में घूम रहे हैं। लेकिन जयपुर में उनका स्वागत थप्पड़ों के साथ किया गया, यानी उन्हें उनकी औकात याद दिलाने की बात की गई। लेकिन याद कीजिए, राजनीति में थप्पड़ कभी कभी वोट में भी बदलते हैं, और थप्पड़ मारने या मरवाने वालों के मुंह पर जनता एक बहुत बड़ा थप्पड़ लगाकर उन्हें मुख्य राजनीति से बाहर भी कर देती है। तो जहां राजनीति में चल रहे हैं तरह तरह के खेल, आइए हम चलते हैं आपको लेकर खेलों की दुनिया में। इस समय दुनिया भर में छाया हुआ है फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप का गुबार। चारों तरफ एक हुजूम, चारों तरफ एक जुनून लोगों के बीच में देखा जा रहा है। हालांकि भारत में इसका असर बहुत कम है, क्योंकि भारत की टीम इसमें हिस्सा नहीं ले रही। लेकिन दुनिया भर की 48 टीमें इस फीफा वर्ल्ड कप में, जिसे 3 देश मिलकर आयोजित कर रहे हैं, भाग ले रही हैं। और वहां से टीवी के माध्यम से, दूसरे संचार माध्यमों से दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमी इस फीफा वर्ल्ड कप का आनंद लेना शुरू कर चुके हैं। तक बात आनंद की आती है तो इस समय सबसे ज्यादा आनंद देने वाला खेल बना हुआ है क्रिकेट। अभी T20 का IPL का ज्वार खत्म भी नहीं हुआ था, वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के जलवे देखते ही बनते थे, और इसका फल उन्हें मिला इंडिया ए की टीम में चयन के साथ। लेकिन श्रीलंका के साथ दम्बुला में खेले गए मैच में वैभव सूर्यवंशी बल्ले से तो उतर नहीं चल पाए, लेकिन अपने ऊपर आपा खो बैठे और श्रीलंका के खिलाड़ी के साथ धक्का मुक्की पर उतर आए। वजह यह थी कि यह मैच टाई हुआ था, जिसमें कई निर्णय अंपायरों की तरफ से विवादास्पद तरीके से श्रीलंका के पक्ष में दिए गए बताए जाते हैं। मैच टाई हुआ, दोनों टीमों ने 265 रन बनाए। उसके बाद बहुत देरी के बाद सुपर ओवर का फैसला किया गया, जिसमें श्रीलंका के खिलाड़ियों ने 16 रन बनाए, भारत को बनाने थे 17 रन ये मैच जीतने के लिए। लेकिन वैभव सूर्यवंशी और उनके साथी ओपनर कुल मिलाकर के 9 रन ही बना पाए और भारत ये मैच 8 रन से हार गया। इस पर जैसे ही वैभव सूर्यवंशी के ऊपर श्रीलंका के एक खिलाड़ी ने तंज कसा, ये IPL नहीं है, और भी बहुत कुछ कहा गया, तो वैभव सूर्यवंशी कम उम्र के चलते हुए अपना आपा खो बैठे और उन्होंने उस खिलाड़ी को धक्का दे दिया। नियम के अनुसार तो अब उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो वैभव सूर्यवंशी आपको बहुत सोच समझ कर चलेगा। आप जान लीजिए, ये मैच, ये खेल केवल गेंद और बल्ले का मैदान के बीच में खेले जाने वाला खेल ही नहीं है, ये दिमाग से भी खेले जाने वाला खेल है। आपको उकसाया जाएगा, भड़काया जाएगा, उत्तेजित किया जाएगा, और यदि आप संयम खो देंगे तो फिर बहुत कुछ खोने के लिए आपको लाचार, आपको मजबूर किया जाएगा। हाँ, वैभव सूर्यवंशी आपा खो बैठे, वहीं भारत की महिला क्रिकेट टीम ने आपा नहीं खोया और दीप्ति शर्मा ने केवल 15 रन पर पाकिस्तान के 5 विकेट चटका करके उसे पराजय का स्वाद चखने को मजबूर कर दिया। और इस तरीके से दीप्ति शर्मा सबसे कम रन देकर 5 विकेट लेने वाली भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनकर के सामने आई है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हम हफ्ता वसूल में जोड़ रहे हैं एक नया सेगमेंट, लोकल वोकल, जिसमें स्थानीय खबरों को तवज्जो दी जानी है। आइए इस बार भी कवर करते हैं उत्तराखंड को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां मुख्यमंत्री के पोर्टल पर की गई शिकायत को लेकर के खुद चल कर के शिकायतकर्ता विवेक के घर पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए उनके द्वारा उठाई गई समस्या कि बिजली विभाग के कर्मचारी केबल डालने के नाम पर सड़कें खोद देते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी मरम्मत ढंग से नहीं करते। इतना ही नहीं, अंडरग्राउंड
केबल भी बाहर साफ दिखाई दे रहा था, लगाई गई टाइलें उखड़ चुकी थी। तो पुष्कर सिंह धामी ने वहां पहुंचकर मीडिया को एक बड़ा अच्छा जबरदस्त संदेश दिया। लेकिन रुड़की का नेहरू स्टेडियम इंतजार देख रहा है किसी मंत्री की कि यहाँ के हालात को आकर कोई देखने वाला हो। हालांकि रुड़की के प्रदीप बत्रा कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन नेहरू स्टेडियम के बारे में चर्चाएं आम ये है कि इस स्टेडियम को, जिसमें शहर के बच्चे और युवा खेला करते हैं, पीपी मोड पर किसी कंपनी को देने की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि इन्हें नया खेल एम्पोरियम उपलब्ध कराया जाएगा। अब मैं आपका ध्यान उस नए खेल एम्पोरियम की तरफ भी लिए चलना चाहता हूं। रोडवेज बस स्टैंड के पास ये एम्पोरियम लगभग 1 साल से बन करके तैयार खड़ा हुआ है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये इंतज़ार देख रहा है किसी मंत्री, किसी ऑफिसर के उद्घाटन करने का, और इसके सुविधाएं धूल फांक रही हैं। खिलाड़ी कर रहे हैं इंतज़ार कब खुलेंगे इसके दरवाजे और कब वो खेलेंगे इसके अंदर जाकर। अंदर बाहर की जब बात चलती है तो रुड़की का शिवपुरम मोहल्ला, शिवपुरम जो कि पनियाला रोड पर स्थित है, पिछले कई वर्षों से बारिश के समय डूबता रहा है। वहां पर कीचड़ के साथ पानी इकट्ठा होता है, लोगों के घरों में ये पानी घुस जाता है, उनका फर्नीचर खराब होता है, बीमारियां फैलती हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं मिला। शिवपुरम के निवासियों को अब तक मिले हैं केवल आश्वासन, लेकिन इस बार पिछले 8 दिन से शिवपुरम के निवासी अड़े हुए हैं, धरना प्रदर्शन के साथ लगे हुए हैं। इस बीच उनके मध्य पहुंचे हैं विधायक वीरेंद्र जाती और साथ ही साथ भाजपा के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल, लेकिन इनकी भी बात सुनने को शिवपुरम निवासी तैयार नहीं है। वे कह रहे हैं कि आश्वासन तो हमें बहुत मिले, जब जमीन पर काम शुरू किया जाएगा तब कहीं जाकर ये बात बनेगी। मैं तो कहूँगा अड़े रहिए शिवपुरम वालों, ये वादा नहीं, दावा नहीं, काम चाहिए। काम के बाद ही जनप्रतिनिधियों को उसका इनाम मिलना चाहिए। जहाँ तक इनाम की बात आती है तो इनाम में नगद राशि या धन राशि होती है, और रुड़की नगर निगम ने जिस तरीके से करोड़ों रुपए कूड़े के निस्तारण के लिए योजना बनाकर तैयार की, उसको पार्षदों ने आड़े हाथों ले लिया और कहा गया कि पहले तो कूड़ा निस्तारण के लिए नगर निगम कमाई कर रहा था, अब किसी कंपनी को यह ठेका बिना पार्षदों के विश्वास में लिए क्यों दिया जा रहा है। हालांकि मेयर के प्रतिनिधि ने उनको समझाने की कोशिश की है। मामला दब भी गया है, तो क्या माने कोई सेटिंग हो गई है या फिर पार्षद गणों को संतुष्ट कर दिया गया है, या ये खेल सचमुच हो गया है बंद। ऐसे खेल होने चाहिए बंद, इसमें नहीं होना चाहिए कोई भी असमंजस। आप भी छोड़कर हर कसमकश देखते रहिए चैनल तीर तर्कश। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ।